हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पादप टिश्यू यानी प्लांट टिश्यू को हम लोग पढ़ चुके थे, पादप ऊतक पढ़ चुके थे। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतु ऊतक यानी ऊतक हम समझा दिए थे कि समान आकार की कोशिकाओं जो एक तरह के काम करे और समान आकार की कोशिका जो एक तरह के काम करे और उसकी जो उत्पत्ति है वो समान हो, इस तरह के कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग कहते हैं ऊतक। यानी जो ऊतक है वो ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं के समूह है। और कैसी कोशिकाओं के समूह? तो जिसकी संरचना, जितने जितने भी उसमें कोशिकाएं हैं उसकी संरचना समान होनी चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए, उत्पत्ति उसकी समान होनी चाहिए, और जो वो काम मिलके करे वो काम एक समान होना चाहिए। उसी को कहते हैं हम लोग ऊतक। ऊतक को हम अच्छा से बता चुके थे पिछले ही वीडियो में। और इसमें हम लोग समझते हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। पादप ऊतक हम लोग पढ़ चुके हैं और एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जंतु ऊतक है वो 4 प्रकार के होते हैं। जो जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू जो है वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन? तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। जंतु ऊतक कितने तरह के? 4 तरह के। पहला एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर यानी हिंदी में कहेंगे पेशीय ऊतक। दूसरा क्या है? मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। तीसरा कौन सा ऊतक है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। उसके बाद हम लोग चौथा पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। ये 4 तरह के हम लोग ऊतक पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू समाप्त हो जाएगा यानी जंतु ऊतक समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एपिथेलियल, जिसको हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। तो सबसे पहले एपिथेलियल को समझते हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो ये हमारे शरीर के बाहरी आवरण, जैसे ये हमारा शरीर है इसके बाहरी आवरण का निर्माण कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या करता है? ये बाहरी आवरण का जो निर्माण करेगा इससे हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं ये सुरक्षित रहें। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे शरीर के बाहरी और भीतरी ऑर्गन का भी आवरण का भी ये बनाता है। और उसके तरह ये क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव का काम करता है यानी ये सुरक्षा देता है। तो एपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा प्रदान करने वाला टिश्यू है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोशिकाओं है उसको सुरक्षा पहुंचाने वाला टिश्यू कौन है? एपिथेलियल टिश्यू। और इसके जो कोशिकाओं होती है एपिथेलियल टिश्यू में, इसकी कोशिकाओं के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, यानी इसकी जो कोशिकाओं है एकदम सटी सटी पास पास होती है, इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान। दो कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को ही कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ये हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा ये स्किन है, जो हमारा किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी, ब्लड वेसल है, ये सब कहीं ना कहीं किस टिश्यू से मिलकर बना है? एपिथेलियल टिश्यू से। ये भी हम लोग समझेंगे कि एपिथेलियल में भी कई टिश्यू के प्रकार हैं, तो कौन से टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं उसको भी समझेंगे। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो अवशोषण करना और श्रवण करना। अवशोषण और श्रवण का मतलब क्या है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में उसमें का जो न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो खाना से हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना कहलाता है अवशोषण। तो इसका भी क्या काम है? अवशोषण कराना। सीक्रेशन क्या है? जैसे हमारे शरीर में कोई चीज की कमी हो गई, कोई पदार्थ की कमी हो गई, तो हमारा शरीर में बहुत सारे ग्लैंड है जो उसमें से उस पदार्थ को सीक्रेट करते हैं यानी निर्माण बाहर निकालते हैं उस पदार्थ को। तो ये उस पदार्थ है यानी ये पदार्थ को क्या करते हैं? सीक्रेशन कराने का भी काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो हम लोग समझ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और अब हम लोग समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके कोशिकाओं के जो संरचना है उसके आधार पे और उसके कोशिकाओं के जो कार्य है इसके आधार पे एपिथेलियल टिश्यू को 4 प्रकार में बांटा गया है। फिर से समझिएगा, जो एपिथेलियल टिश्यू है उपकला ऊतक, इसके कार्य और संरचना के आधार पर इसको 4 प्रकार में बांटा गया है।
तो सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे स्क्वैमस इपिथेलियल, जिसको हिंदी में कहते हैं सल की उपकला। जो स्क्वैमस इपिथेलियल है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही पतली पतली होती है। स्क्वैमस इपिथेलियल की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही पतली पतली होती है। उसके बाद ये जो कोशिकाएं हैं एकदम चपटी दिखेगी आपको, इसकी कोशिकाएं एकदम चपटी दिखेगी। और ये जो कोशिकाएं हैं इसका कोई फिक्स शेप नहीं, अनियमित शेप रहेगा, इरेगुलर शेप। तो सबसे पहले स्क्वैमस इपिथेलियल के सेल कैसे होते हैं, तो एकदम थीन यानी पतली होती है, ये चपटी होती है, फ्लैट होती है, और इसके जो कोशिकाएं हैं इरेगुलर शेप यानी अनियमित आकार के होते हैं। आप लोग किसी भी मीडियम से हैं तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ बोल के चल रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारा ये जो फर्श है जिसको हम लोग फ्लोर कहते हैं, फ्लोर्स पे जो टाइल लगी होती है वो टाइल की तरह ये हमारा स्क्वैमस इपिथेलियल दिखता है, और एकदम सटा सटा टाइल्स की तरह दिखता है। कौन? तो स्क्वैमस इपिथेलियल। तो हम लोग तो समझ चुके हैं कि स्क्वैमस इपिथेलियल में जो सेल होता है वो कैसा होता है। अब इसको समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्क्वैमस इपिथेलियल जो है ये हमारे शरीर की कोमल त्वचा, कोमल समझते हैं आप लोग, स्मूथ कोमल त्वचा का निर्माण करता है। और जैसे हमारा स्किन है, स्किन भी क्या है? कोमल त्वचा है। तो स्किन को भी निर्माण कौन करेगा? तो हमारा स्क्वैमस इपिथेलियल। जो हमारा मुंह का अस्तर है, जो हमारा माउथ है, उसकी जो लाइनिंग है, अस्तर है, बाहरी लाइनिंग भी होगा कुछ मुंह के अंदर बाहरी लाइनिंग, उसका निर्माण कौन करेगा? स्क्वैमस इपिथेलियल। जहां जहां शरीर के कोमल पार्ट है वहां पे कौन सा इपिथेलियल? तो स्क्वैमस इपिथेलियल। जैसे ये ग्रास नली है, ग्रास नली किसको बोलते हैं? तो ओसोफेगस, जिसको आहार नली एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, जिस जिस नली से हमारा खाना पहुंचता है उस नली को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ग्रास नली यानी ओसोफेगस, यहाँ से यहाँ तक हमारे एक पाइप है शरीर के अंदर, उसको कहते हैं जिससे खाना होकर गुजरता है, उसको कहते हैं ओसोफेगस, हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। उस नली के बाहरी और भीतरी आवरण का भी निर्माण कौन करता है? तो स्क्वैमस इपिथेलियल। रक्त नालिका, जिस नाली से ब्लड गुजरता है, यानी जिस नाली से ब्लड बहता है, शरीर में हर जगह ब्लड का फ्लो होता है, तो जो ब्लड का फ्लो होता है उसको कहते हैं हिंदी में रक्त नालिका, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल। जिस नाली के मदद से हमारा ब्लड का फ्लो होता है उस नाली को कहते हैं रक्त नालिका, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल। और ये ब्लड वेसल के बाहरी और भीतरी आवरण का निर्माण कौन करता है? तो स्क्वैमस इपिथेलियल। बाहरी और भीतरी आवरण का मतलब समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा स्किन है, स्किन का ऊपर वाला आवरण भी कौन निर्माण कर रहा है? तो वो है स्क्वैमस इपिथेलियल। स्किन के जो अंदर का जो लेयर होगा, ये जैसे स्किन हटाइएगा तो इसके अंदर का जो लेयर होगा उस लेयर को भी कौन निर्माण कर रहा है? स्क्वैमस इपिथेलियल। और इसके कार्य क्या है? यांत्रिक चोट, यानी यांत्रिक चोट का कहने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ये जो स्किन है इसके नीचे सेल पाए जाते हैं, तो उस सेल को चोट लगने से बचाना, इसलिए इसको कहते हैं यांत्रिक चोट। तो कोशिका जो है उसको चोट लगने से बचाने का काम करता है स्क्वैमस इपिथेलियल। कीटाणुओं का प्रवेश, बाहर वातावरण में बहुत सारे कीटाणु हैं, उसको हमारे शरीर के अंदर घुसने से रोकता कौन है? तो इसको ये स्क्वैमस इपिथेलियल, यानी हिंदी में कहें तो सल की उपकला। ये हमारे कोशिका, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कोशिकाओं से शरीर मिलकर बना है, उसको सूखने से, उस कोशिका को सूखने से भी कौन बचाता है? तो स्क्वैमस इपिथेलियल। कोशिका में साइटोप्लाज्म होते हैं और साइटोप्लाज्म ही सूख गए यानी कोशिका मर गया। कोशिका मर गया मतलब हम लोग अगर शरीर की सारी कोशिकाएं मर जाएगी तो मनुष्य जिंदा ही नहीं रहेगा। तो उस कोशिका को सूखने से बचाने का काम भी कौन करता है? स्क्वैमस इपिथेलियल। अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रकार क्यूबोडियल। इसके जो नाम से ही पता चलता है, हिंदी में इसको कहते हैं घनाकार। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है घन के आकार की तरह होती है। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? तो जो गुर्दे की नालिका है, जिसको किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, गुर्दे की नालिका किडनी ट्यूब्यूल्स, ग्रंथि, जितने भी ग्लैंड है, ग्लैंड का निर्माण कौन करता है? क्यूबोडियल टिश्यू, घनाकार उपकला, उत्तक। जो टेस्टिस है एंड ओवरीज है, ये जो जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण, और ओवरीज को कहते हैं अंडाशय या अंडाणु, इसका भी निर्माण कौन करता है? तो क्यूबोडियल उपकला यानी घनाकार उपकला टिश्यू। तो ये तो हम लोग देख लिए कि क्यूबोडियल घनाकार उपकला कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स पे पाए जाते हैं, जितने भी ग्लैंड है, जैसे
लार ग्रंथि जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, स्वीट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथि, टेस्टिस और ओवरीज। यहाँ पे सब पे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। और इस घनाकार उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम है अवशोषण कराना। हम समझा चुके हैं अवशोषण क्या है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना। श्रवण, पदार्थ की कोई कमी हुई तो उस पदार्थ को सीक्रेट कराना यानी श्रवण। यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम कौन करता है? क्यूबोडियल। आगे समझते हैं हम लोग इसके और भी दो प्रकार जो बचे हैं उसको। तो हम लोग स्क्वैमस इपिथेलियल और क्यूबोडियल इपिथेलियल देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कोलुमिनर इपिथेलियल। कोलुमिनर का मतलब होता है स्तंभाकार, यानी इसका नाम से ही पता चलता है कि जो इसकी कोशिकाएं हैं वो स्तंभ जैसा दिखेगी। ये कोलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू जो है स्तंभाकार उपकला ऊतक, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबे लंबे होते हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबे लंबे, लंबा ज्यादा होगा और चौड़ा कम होगा। इसकी जो कोशिकाएं हैं बहुत लंबे लंबे होगी, लंबा लंबा बहुत ज्यादा और चौड़ा कम। और इसके जो केंद्रक है न्यूक्लियस इसके बेस पे, यानी इसके बेस पे पाए जाएंगे। तो जो कोलुमिनर इपिथेलियल है इसके जो कोशिकाएं हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और इसके जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। और इसमें जो केंद्रक होता है उसके बेस पे पाए जाते हैं, यहाँ पे ये बेस पे यानी आधार पे। और इसके सिरों पे डॉट जैसी संरचना यानी पाई जाती है जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक, अब ये जो कोलुमिनर इपिथेलियल है स्तंभाकार कला ऊतक, ये कहाँ पे पाए जाएंगे हमारे शरीर में? तो ये हमारे शरीर के में पेट यानी स्टमक जिसको बोलते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर तथा म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इस हर जगह के आंतरिक लेयर पे ये पाए जाएंगे। जैसे हमारा पेट है स्टमक, स्टमक के बाहरी लेयर और आंतरिक लेयर पे कौन सा इपिथेलियल पाया जाएगा? तो कोलुमिनर इपिथेलियल। छोटी आंत हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके आंतरिक लेयर पे और बाहरी लेयर पे कौन सा इपिथेलियल पाए जाएंगे, यानी उसके आवरण का निर्माण कौन करेगा? तो कोलुमिनर इपिथेलियल। उसके बाद गॉल ब्लैडर पे पाया जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी कौन सा पाया जाएगा? तो कोलुमिनर इपिथेलियल पाया जाएगा। अब इसका मुख्य काम क्या है? तो ये अवशोषण करना और सीक्रेशन करना इसका भी मुख्य कार्य है। और लेकिन ये किस एरिया में अवशोषण और सीक्रेशन का काम करता है? तो आंत और पेट में, आंत और पेट वाले स्पेशली खास तौर पे पूछ बोला जाए तो आंत और पेट वाले जो एरिया है उस एरिया में अवशोषण और श्रवण का काम करता है कोलुमिनर स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं सिलिएटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं पछमाभी। सिलिएटेड उपकला ऊतक, पछमाभी उपकला ऊतक। इसके जो कोशिकाएं हैं या तो कोलुमिनर भी क्यूबोडियल भी हो सकता है जिसको घनाकार कहते हैं, या स्तंभाकार कोलुमिनर भी हो सकता है। इसके सिरों पर धागे जैसी पतली पतली धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। तो सिलिएटेड के जो कोशिकाएं हैं या तो घनाकार भी हो सकती है या स्तंभाकार भी हो सकती है। और इसके सिरों पर छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं सिलिया। और ये हमारे शरीर में कहाँ पे पाए जाएंगे? तो स्पर्म डक्ट का मतलब शुक्राणु नालिका, यानी जिसे नाली से हमारा स्पर्म जाता है उस नाली को कहेंगे स्पर्म डक्ट। और वो स्पर्म डक्ट पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? तो सिलिएटेड। वाइंड पाइप पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? तो सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। वाइंड पाइप आप लोग जानते हैं, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, जिससे हमारा हवा अंदर जाता है ऑक्सीजन और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको वाइंड पाइप कहते हैं। ओविडक्ट पे भी कौन सा पाया जाएगा? सिलिएटेड पछमाभी उपकला ऊतक। ठीक, अब ये जो सिलिया है ये क्या करता है? ये जो इसके सिरों पे जो सिलिया पाया जाता है, धागे जैसा पतला बाल जैसी संरचना होती है, वो करता क्या है? तो जैसे देखिए हमारा शरीर में क्या बनता है? म्यूकस क्या है? तो जो हमें सर्दी होती है नाक से निकलते हैं तो उसको म्यूकस कहते हैं। उस म्यूकस को किसी एक डायरेक्शन में जाना जरूरी है, अब इधर उधर पूरा शरीर में फैलेगा तो दिक्कत होगा। तो उस म्यूकस को सिलिया क्या करता है कि अगर टिश्यू के ऊपर किसी रास्ते में म्यूकस पड़ा है तो उस म्यूकस को सिलिया के जो बाल जैसी संरचना ऐसे ऐसे चलते रहते हैं तो उस म्यूकस को एक डायरेक्शन में जाने में मदद करते हैं। तो जो ठोस कण है, जिसको ठोस कण जैसे म्यूकस जो है, ठोस कण को सिलिया के द्वारा एक दिशा में जाने में मदद किया जाता है।
ठीक, तो आप लोग समझिए सिलिया का काम क्या है, जो म्यूकस हमारे शरीर में है उस म्यूकस को एक डायरेक्शन में, या कोई भी म्यूकस ही नहीं कहेंगे, कोई भी ठोस कण सॉलिड पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराने में सिलिया क्या करते हैं, मदद करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा खत्म हो चुका है एनिमल टिश्यू में, इपिथेलियल खत्म हो चुका है। तो एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के थे, जिसमें इपिथेलियल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे दूसरा मस्कुलर टिश्यू, जिसको पेशीय ऊतक कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की संख्या 639। कोई क्वेश्चन पूछ रहे कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 याद रखना है। और जो मस्कुलर टिश्यू है, इसके जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिकाएं बहुत ही लंबी लंबी होती हैं, और इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती है। और इस मस्कुलर टिश्यू को भी मसल्स फाइबर भी कहा जाता है, मांसपेशी तंतु भी कहा जाता है। मस्कुलर टिश्यू को या मसल्स टिश्यू को मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती है। इसके जो कोशिकाएं हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। तो जो मसल्स टिश्यू होते हैं, इसमें जो कोशिकाएं होती है, उसको जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म ना कहकर उसके स्पेशल नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। तो जो मसल्स टिश्यू हैं, इसमें जो सेल पाए जाते हैं, उस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, उस साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म ना कहकर सार्कोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सार्कोप्लाज्म। अब जो ये मसल्स टिश्यू है, इसका मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जितने भी तरह के गति होते हैं, जैसे ये हमारा हाथ हिल रहा है, हमारे जो हार्ट है हमेशा बीट करते रहते हैं, धड़कते रहते हैं, तो ये सब किसके मदद से? तो ये सब होते हैं मसल्स टिश्यू के मदद से। तो मसल्स टिश्यू का मेन काम जो है वो गति कराना है, शरीर में मोशन कराना, लोकोमेशन का काम करता है। अब ये जो मसल टिश्यू जो है लोकोमोशन का काम कर रहा है, गति कराने का काम कर रहा है, तो इसमें ये मसल टिश्यू में एक स्पेशल तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको मायोसिन कहते हैं। और यही मायोसिन प्रोटीन गति कराने में मदद करता है। तो याद रखिएगा कि हमारे मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं, तो मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये मायोसिन प्रोटीन ही हमारे शरीर में किसी भी तरह की गति कराने में मदद करते हैं। किसी भी तरह की गति में ये मदद करता है मसल टिश्यू। ठीक, अब ये जो मसल टिश्यू है, इसको भी कई तरह के स्थिति, उसके जो हमारे शरीर में जहां जहां पे स्थिति है, जहां जहां पे पाए जाते हैं, लोकेशन के आधार पे, संरचना, उसके जो टिश्यू है उसके संरचना कैसा है, उसके कार्य क्या है, उसके आधार पे मसल्स टिश्यू को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो मसल्स टिश्यू के शरीर में कहाँ पे स्थित है, उसकी संरचना कैसी है और उसके कार्य क्या है, उस आधार पे इसको मसल्स टिश्यू को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्ट्रिएटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखित या ऐच्छिक, और इंग्लिश में इसको वोलेंट्री वोलेंट्री टिश्यू भी कह सकते हैं। यानी स्ट्रिएटेड टिश्यू का ही कितने नाम, स्ट्रिएटेड कह सकते हैं, वोलेंट्री टिश्यू कह सकते हैं, और हिंदी में रेखित कह सकते हैं या ऐच्छिक कह सकते हैं। अब ये जो टिश्यू है स्ट्रिएटेड टिश्यू, जिसको रेखित ऊतक कहते हैं, ये हमारे जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उसके कंकाल से जुड़ा रहता है। तो स्ट्रिएटेड टिश्यू जीवों की कंकाल से जुड़ा रहता है। और ये जो हमारा टिश्यू है, जैसे ये देखिए, ये हमारा जो टिश्यू है, ये जो मसल्स है, ये हमारे हड्डी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो ये जुड़ने के कारण ये उसमें जुड़ के क्या करता है, गति में सहायक होते हैं, और ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इसीलिए ऐच्छिक टिश्यू भी कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रिएटेड टिश्यू जो है, स्ट्रिएटेड टिश्यू, इसको यह हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, यानी जैसे हम अपने हाथ को करना चाहेंगे वैसे उस तरह से काम करेगा। ये टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, तो आप लोग खुद से ही पता कर सकते हैं कि स्ट्रिएटेड टिश्यू कौन कौन सा हमारा शरीर का पार्ट जो है हमारे अनुसार काम कर रहे हैं। ये हमारा गर्दन है, गर्दन अपने अनुसार हम चाह रहे हैं तो हिला पा रहे हैं, गर्दन में पाया जाएगा। हाथ में ये जो बाइसेप है, ये
इसमें पाया जाएगा। ये जो फेस है हमारा चेहरे जैसे मुंह बोल रहे हैं तो ये कई तरह के ऐसे ऐसे आंख का हो रहा है, तो इसमें भी कौन सा टिश्यू पाए जा रहे हैं, तो एस्ट्रिएटेड टिश्यू। तो जहां जहां पे हमारे अकॉर्डिंग यानी हमारी इच्छा के अनुसार गति हो रही है उस पार्ट में कौन सा टिश्यू पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं एस्ट्रिएटेड टिश्यू, एस्ट्रिएटेड मसल्स टिश्यू। इसका मुख्य रूप से काम क्या है, तो शरीर में सभी अगर रक्त को पंप कराना, ब्लड हर जगह जरूरी है, शरीर में हर कोशिकाओं को जरूरी है। तो ब्लड को हर शरीर के हर एक पार्ट में पंप कराना यानी भेजना, किसी भी तरह की गति कराना। गति किसके कारण हो रहा है, स्ट्रिएटेड रेखित के कारण। सिकुड़ना, जो सिकुड़ने का काम है, यानी हमारा जो ये हाथ पैर सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने का काम किसके द्वारा, स्ट्रिएटेड के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। हम लोग स्ट्रिएटेड पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे अनस्ट्रिएटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं आरेखित, और इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं। और एक हिंदी में इसका नाम, दो नाम याद रखिए, आरेखित और अनैच्छिक मसल्स, और इंग्लिश में अनस्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। अब देखेंगे कि इसमें जो कोशिकाएं होती है उसका आकार जो होता है स्पाइंडल शेप्ड। स्पाइंडल शेप्ड का मतलब क्या है, इसकी जो कोशिकाएं होती है दोनों तरफ किनारों पे एकदम पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। सबसे पहले अनस्ट्रेटेड में क्या समझे कि इसकी जो कोशिकाएं होती है दोनों तरफ किनारों पे एकदम नुकीली होती है, और ये जो इसमें जो प्रसार और संकुचन होता है यानी कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, ये हमारे अनुसार नहीं होता है। इसमें प्रसार और संकुचन ये हमारे अनुसार नहीं होता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। और अब हम लोग चाहेंगे तब प्रसार होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें फिक्स है कि इसमें हमारा जो प्रसार और संकुचन है ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। अब कैसे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, तो पहले समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो आहार नाल है, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, हम लोग खाना जब खाते हैं तो खाना हम जब भी खाते हैं तो खाना हमारे शरीर के नीचे की ओर ही जाता है यानी पेट की ओर ही जाता है। ऐसा क्यों, तो ये एक तरह की इसमें मोशन होता है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक तरह का गति होता है जिसको पैरासिटैलिक मोशन कहते हैं। उस मोशन के अनुसार हम लोग खाना कैसी भी तरह के सो के भी खाएंगे तो खाना हमारा पेट में ही जाता है। तो ये अनस्ट्रेटेड मोशन अनैच्छिक है। क्या इससे क्या पता चला कि हम लोग चाह के भी इस पे अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी खाना खाएंगे तो ये नीचे ही और जाएगा। तो इसमें जो मोशन होता है ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो ये आहार नाल पाए जाएंगे, मूत्र वाहिनी, रक्त नालिका, रक्त किधर से किधर फ्लो करना है ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। उसके बाद नेत्र के आइरिस पर ये भी पाए जाते हैं, जो पलक झपकते रहता है उस पर भी ये पाए जाते हैं। और इसका मेन काम क्या है, तो ये इसका मुख्य कार्य है भोजन की गति में सहायक होता है। ये जो भोजन की गति हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हो रहे हैं वो किस मसल्स के कारण हो रहे हैं, तो अनस्ट्रेटेड मसल्स के कारण। जो हमारा रक्त है शरीर के हर एक पार्ट्स में पहुंच रहा है वो किस मसल्स के कारण पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है अनस्ट्रिएटेड मसल्स के कारण। अब हम लोग समझते हैं, अनस्ट्रेटेड समझ चुके हैं, अब समझेंगे कार्डिक मसल, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदयक पेशी। यानी ये जो ये कार्डिक मसल्स है ये हमारे हृदय में पाए जाते हैं। हमारा हृदय कार्डिक मसल से ही मिलके बना है, और इसका काम क्या है, तो हमारे हृदय को जो धड़कन है, जो हमारा हार्ट बीट धड़कते रहता है उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो कार्डिक मसल का काम क्या है याद रखना है, तो ये हमारे हृदय के धड़कन को कंट्रोल करता है और रक्त के परिवहन में, रक्त को पंप कराने में हृदय मदद करता है। तो रक्त के पंप कराने में कौन मदद करेगा, कार्डिक मसल्स। ठीक, अब हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्डिक मसल्स को भी समझ चुके हैं। तो हम लोग दो टाइप पढ़ चुके हैं, कौन कौन, एक मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिए अभी और एक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए। अब हम लोग तीसरा टिश्यू को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू चार प्रकार के, कौन कौन, तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो हम लोग कौन कौन पढ़ लिए, एपिथेलियल पढ़ लिए और मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका कार्य क्या होगा। तो संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंग, शरीर में बहुत सारे अंग है उसको जोड़ के और बांध के रखने का काम करता है। तो इसका मेन काम है शरीर के अलग अलग अंगों को आपस में जोड़ के रखना, बांध के रखना, यानी इसका काम क्या है, बाइंडिंग करना, जोड़ना या बांधना। अब ये इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। अगर किसी भी टिश्यू में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा नहीं होगी
तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? अगर कोशिका ही कम है तो कोशिकाओं के बीच में जगह तो पाया जाएगा। तो इसलिए जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अधिक पाए जाते हैं। जो एक कनेक्टिव टिश्यू है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अधिक पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है और इसकी जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें लिक्विड तरह का एक सब्सटेंस पाया जाता है, या वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह रहता है उस खाली जगह में जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड भी हो सकता है और ये लिक्विड भी हो सकता है। तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को समझ लिए। अब इसके कार्य के अनुसार इसको 5 प्रकार में बांटा गया है। कनेक्टिव टिश्यू के कार्य के अनुसार और इसको 5 प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला प्रकार हम लोग समझते हैं एरियोलर को। धीरे धीरे करके हम लोग 5 प्रकार को समझेंगे। तो उससे पहले सबसे समझते हैं पहले एरियोलर को। एरियोलर जो है इसमें जो कोशिकाएं होती है लूज यानी ढीला एकदम होता है, टाइटली पैक्ड नहीं होता, एकदम लूज होते हैं। नाम से ही पता चलता है इसको, इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये हमारी जो त्वचा है, स्किन जो है ऊपर वाला, और ये जो मांस है अंदर थोड़ा मांस है, त्वचा को और मांस को ये जोड़ने का काम करता है एरियोलर टिश्यू। इस एरियोलर टिश्यू के बीच में जो खाली स्थान पाए जाते हैं, हम क्या बोले हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके बीच में खाली स्थान होते हैं, उसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। तो एरियोलर टिश्यू भी किसका प्रकार है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसमें भी खाली स्थान होंगे। तो इसके जो खाली स्थान में जो मैट्रिक्स होते हैं, जो सब्सटेंस भरा होता है, उसमें 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं। एक का नाम है व्हाइट कोलेजन फाइबर और दूसरा का नाम है विलो इलास्टिक फाइबर। फिर से समझिएगा, एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स समझ गए कि दो कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान में जो पदार्थ पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक व्हाइट कोलेजन फाइबर और एक विलो इलास्टिक फाइबर। ये जो व्हाइट कोलेजन फाइबर है इसको गर्म करने पे ये जिलेटिन में बदल जाता है, और ये विलो इलास्टिक फाइबर को इलास्टिन भी कहा जाता है। ये दोनों कोलेजन और इलास्टिक, या इलास्टिन कहो या जिलेटिन कहो, ये दोनों क्या है? ये प्रोटीन है। और ये प्रोटीन हमारे कोशिकाओं जो टिश्यू, अगर टिश्यू को इंजरी हो जाती है तो उसको मरम्मत करने में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में 2 तरह के कोशिकाएं पाए, 2 तरह के फाइबर पाए जाती हैं, एक व्हाइट कोलेजन फाइबर और एक विलो इलास्टिक फाइबर। ये दोनों को फाइबर ना कह के हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक कोलेजन प्रोटीन और एक इलास्टिन प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? कोशिकाओं के टिश्यू जो इंजरी हो जाते हैं, जो टिश्यू हैं जो अब इंजरी हो जाएंगे तो उसको मरम्मत करने में मदद करते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे। तो जो हमारा ब्लड वेसिल है यानी जो रक्त नालिकाएं हैं, और जो हमारा तंत्रिका है, नर्वस है, उसके चारों ओर ये बांध के रखने का काम करते हैं। तो ये मैं जो एरियोलर टिश्यू है कहाँ पे पाए जाएंगे? रक्त नालिकाओं के चारों ओर और तंत्रिका तंत्र के चारों ओर। ठीक, इसमें एक तरह की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको मास्ट कोशिका कहते हैं। एरियोलर टिश्यू में एक खास तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, इसे मास्ट कोशिका कहते हैं। इसमें कई तरह के सब्सटेंस भी इसमें से स्रावित होते हैं, जैसे हिपैरिन हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अंगों के अंदर खाली जगह भरना। अब इसका फंक्शन को समझेंगे तो इसके फंक्शन क्या है? तो कोशिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा लूजली पैक है, तो कहीं कहीं हमारे शरीर में जो अंग हैं कहीं कहीं पे वहां पे जगह ही खाली है पूरा, तो उस खाली जगह को भरने का काम किसका है? एरियोलर टिश्यू का। तो कहेंगे कि अंगों के अंदर जो खाली जगह है, हमारे शरीर के अंगों के अंदर जो खाली जगह है उसको भरने का काम करता है। और क्या काम करता है? तो ऊतकों का मरम्मत, अगर टिश्यू को इंजरी हो गया है, चोटिल हो गया है, तो उसको ठीक करने का काम कौन करेगा? तो एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू को मेन रूप से 3 काम याद रखना है कि त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ना, अंगों के खाली जगह के अंदर खाली जगह को भरना, ऊतकों को मरम्मत करना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रक्त नालिका और तंत्रिका तंत्र पे। आइए तो हम लोग देखते हैं अगला। हम लोग संयोजी ऊतक का पहला टाइप पढ़ चुके हैं, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इसका नाम है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में कहते हैं घना अनियमित संयोजी ऊतक। अब ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 टाइप्स है। कौन कौन?
तो पहला है टेंडन। टेंडन जिसको हिंदी में कंडारा कहते हैं। ये टेंडन जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है, रस्सी जैसी। रस्सी आप लोग देखे होंगे, तो रस्सी जैसी संरचना होती है और ये बहुत मजबूत होता है। जो टेंडन है इसकी संरचना रस्सी जैसी होती है और ये बहुत मजबूत होता है। उसके बाद इसका काम क्या है, इस टेंडन का काम क्या है, तो जो हमारी मांसपेशियां ये है, मांसपेशियां यानी जो हमारी मसल्स है, ये हमारे मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। ये जो टेंडन है हमारी मांसपेशियों को मसल जो हमारी मसल्स है उसको हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। अब हम समझेंगे कि जो टेंडन जो है इसमें बहुत ये मजबूत होता है और ये लचीलापन बहुत कम होता है। तो टेंडन के बारे में बस याद रखना है कि ये टेंडन बहुत ही मजबूत टिश्यू है और ये हमारा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और इसमें लचीलापन बहुत कम होता है। उसके बाद ये जो टेंडन है, हम शुरू में ही बताए थे कि हमारा जो संयोजी ऊतक है उसके मैट्रिक्स में, यानी जो दो कोशिकाओं के बीच खाली जगह है उसको मैट्रिक्स कहेंगे संयोजी ऊतक में। उस मैट्रिक्स में दो तरह के फाइबर होते हैं, व्हाइट फाइबर और विलो फाइबर। तो ये जो टेंडन है ये व्हाइट फाइबर से मिल के बने होते हैं। ये टेंडन किसे, इसके मैट्रिक्स में कौन सा फाइबर रहेंगे टेंडन के, तो व्हाइट फाइबर। आगे समझते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप देख लिए हम लोग, जिसको टेंडन कहते हैं। अब ये इसका दूसरा टाइप है लीगामेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। लीगामेंट जो है ये लचीला होता है। ये जो टेंडन है लचीलापन कम होता है, लेकिन ये लचीलापन ज्यादा होता है, ज्यादा। जो ये लीगामेंट है ये लचीलापन ज्यादा होता है। इसका काम है कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो हमारे शरीर में जो लीगामेंट है, जो लीगामेंट टिश्यू है, ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये जो टेंडन था ये किस टिश्यू से है कि इसके मैट्रिक्स में कैसा फाइबर थे, व्हाइट फाइबर से बना था इसका सेल। और ये जो लीगामेंट है इसके व्हाइट और विलो फाइबर दोनों तरह के सेल से मिलकर इसका बना है, सेल बना है। लीगामेंट जो टिश्यू है व्हाइट फाइबर एंड विलो फाइबर दोनों तरह की कोशिकाओं से मिलकर ये बना है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ये दो टाइप्स हैं, टेंडन और लिगामेंट, ये दोनों हम लोग समझ चुके हैं। अगला देखेंगे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं वसा संयोजी ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है कि वसा संयोजी ऊतक क्या है। तो इसके जो कोशिकाएं हैं वो फैट सेल से मिलकर बनी होती है। एडिपोज टिश्यू जो है इसके जो कोशिकाएं हैं वो फैट सेल से मिलकर बनी होती है, या इस फैट सेल को फैट सेल भी कहते हैं और एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसकी कोशिकाएं जो भी है वो फैट सेल से मिलकर बनी होती है। इसकी कोशिकाएं फैट सेल से मिलकर बनी होती है और इस कोशिकाओं को फैट सेल या एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है। इसमें जो सेल होते हैं ये कोशिकाएं जो है कनेक्टिव टिश्यू में, जो एडिपोज टिश्यू है इसके जो कोशिकाएं हैं गोल आकार की होती है और अंडाकार होती है। एडिपोज टिश्यू के जो कोशिकाएं हैं गोल आकार की होती है और अंडाकार आकार के होती है। इसमें फैट के छोटे छोटे बूंद पूरा बिखरे रहते हैं। फैट के बड़े बड़े और छोटे छोटे बूंद पूरा इस टिश्यू में बिखरे रहते हैं। ये फैट टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, तो हमारे शरीर में फैट कहाँ पाया जाएगा, आप ही सोचिए। जब आदमी ज्यादा खाना खाने लगता है जिसमें फैट ज्यादा स्टोर हो जाता है तो वो मोटा होने लगता है। तो स्किन के नीचे, त्वचा के जो ये हमारा स्किन है इसके नीचे फैट टिश्यू पाए जाएंगे। तो त्वचा के नीचे किडनी के चारों ओर ये फैट टिश्यू पाए जाते हैं। ये फैट टिश्यू का काम क्या है, एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, तो ये वसा का भंडारण यानी हमारे शरीर में फैट को स्टोर करने का काम करता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है तो आपको गर्मी भी कम लगेगी, सॉरी, अगर आपको शरीर में फैट ज्यादा है तो आपको जो गर्मी है वो कम, ठंडा जो है वो कम लगेगा, क्योंकि ये हमारे शरीर को तापमान को बनाए रखने में मदद करता है फैट। तो जो फैट है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में फैट ज्यादा है तो उसे ठंडा कम लगेगा, यानी गर्मी को शरीर से बाहर निकलने से रोकता है। कौन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये वसा ज्यादा एक्स्ट्रा स्टोरेज हो गया तो क्या होगा, तो इसके अधिकता से मोटापा हो जाएगा। तो मोटापा किसी आदमी में है तो वो क्यों, क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू बहुत ही ज्यादा है जिसके कारण वो आदमी मोटा हो गया है, उसमें फैट ज्यादा स्टोर हो गए हैं। तो फैट टिश्यू को समझ लिए हैं, यानी एडिपोज टिश्यू को हम लोग समझ चुके हैं
कि इसका मेन काम है वसा का भंडारण करना और शरीर के तापमान को बनाए रखना। उसके बाद समझते हैं हम लोग स्केलेटन। हम लोग तीन टाइप पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप बोले थे, उसमें सबसे पहला था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दूसरा, और तीसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। 3 टाइप पढ़ चुके हैं। और हम चौथा देखते हैं स्केलेटल टिश्यू, इसका नाम है कंकाल उत्तक। अब ये जो स्केलेटल टिश्यू है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन? तो पहला है कार्टिलेज। अभी हम लोग कार्टिलेज को समझते हैं, फिर इसके दूसरे पार्ट्स बोन को समझेंगे। तो कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। और कार्टिलेज के जो टिश्यू हैं इसके जो कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं को चोंड्रोसाइट्स कहते हैं। तो कार्टिलेज जिस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उस कोशिकाओं को क्या कहते हैं? चोंड्रोसाइट्स। और ये जो कार्टिलेज है इसके अंतरकोशिकीय स्थान में, यानी कनेक्टिव टिश्यू में ही बता चुके हैं कि अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा। तो इस कार्टिलेज में भी अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होते हैं और इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन भरे होते हैं। फिर से समझिएगा, ये जो कार्टिलेज है इसके ये किस तरह के कोशिका, जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है उस कोशिकाओं को कहते हैं चोंड्रोसाइट्स। इसके इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? 2 कोशिकाओं के बीच के खाली जगह। इसके इंटरसेलुलर स्पेस में जो जिसको मैट्रिक्स कहते हैं उसके मैट्रिक्स में प्रोटीन भरा होता है। और ये क्या करता है? तो ये सबसे पहले ये समझेंगे कि ये पाया कहाँ जाएगा हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में जो कार्टिलेज है, जैसे ये कान है, कान में पाया जाएगा, ये नाक का ऊपर वाला हिस्सा नाक में, और कहाँ पे? श्वास नली जो हमारा ट्रैकिया है, वाइंड पाइप वहां पे, कंठ पे। और ये जो कार्टिलेज होता है ये लचीला होता है। जैसे देखिए ये हमारा जो कान है ये पूरा लचीला है, ये लचीला है, ये पूरा नाक लचीला है। तो कार्टिलेज जो होंगे वो क्या होंगे? लचीलापन इसमें ज्यादा होती है। और ये अस्थि के जोड़ों को चिकना भी बनाता है। समझ लिया, अस्थि यानी बोन, जहाँ पे 2 बोन आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ इसके सरफेस को चिकना बनाने का काम कौन करता है? तो कार्टिलेज। चिकना रहेगा तभी तो, नहीं तो हड्डी में पूरा चिकना नहीं रहेगा तो हड्डी टूटने की संभावना हो सकती है, ज्यादा उसमें घर्षण होगा तो टूट भी सकता है। तो उसके सरफेस, जैसे मान लीजिए ये एक हड्डी है, इसके ऊपर वाला सरफेस ये हो गया, और ये एक हड्डी है, इसके ऊपर वाला सरफेस, और ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसके सरफेस पे कौन सा टिश्यू? कार्टिलेज पाया जाता है। और ये कार्टिलेज इसके सरफेस को चिकना बनाते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि इसमें घर्षण ना हो। घर्षण होने के कारण हड्डियां टूट सकती है। तो हम लोग कार्टिलेज को समझ चुके हैं। तो कार्टिलेज के मेन काम है कि अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाना, जहाँ पे बोन्स जुड़े होते हैं उसके ऊपर वाला एरिया को, सरफेस को चिकना बनाना, और इसमें लचीलापन ज्यादा होती है। ठीक, अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पहला टिश्यू पढ़ चुके हैं। स्केलेटल सिस्टम के पहला प्रकार पढ़ चुके हैं कार्टिलेज, और दूसरा को हम लोग पढ़ेंगे बोन। तो देखते हैं, हम लोग कार्टिलेज पढ़ चुके हैं, बोन को पढ़ते हैं। बोन यानी हड्डी के जो कोशिकाएं हैं उसको ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। हड्डी में जो कोशिकाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? ओस्टियोब्लास्ट। ये जो ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये मिलके ही हमारा हड्डी का निर्माण करते हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो टिश्यू है बोन, ये बहुत मजबूत होता है और इसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं। अब आपने ही हाथ को देख लीजिए, क्या इसके हड्डी में लचीलापन है? नहीं, टूट जाएगा, लेकिन लचीलापन इसमें नहीं है। इसके जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं। जो हड्डी है उसके बीच में जो खाली जगह है जिसके मैट्रिक्स बोलते हैं, हड्डी जो सेल के बीच में खाली जगह है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उसके मैट्रिक्स जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं, और जिसके कारण हमारे ये हड्डी को मजबूती मिलती है, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण ही। और इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, वो प्रोटीन का नाम है ओसिन। तो पूछा जाएगा कि हड्डियों के मैट्रिक्स में, जो हमारा अस्थि है उसके मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन। और ये मैट्रिक्स किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक, अभी जो हमारा हड्डी है, जो लंबी लंबी हड्डियां हैं उसके बीच में कुछ कैविटी पाई जाती है। लंबी लंबी हड्डियां, जो खोखली हड्डियां होती है उसके बीच में कुछ कैविटी पाई जाती है, जिसको मैरो कैविटी कहते हैं, हिंदी में मज्जा गुहा कहते हैं। और अगर मज्जा गुहा और उसमें मज्जा गुहा में एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा, वसा उत्तक पाया जाएगा, तो अब ये मज्जा गुहा को क्या कहेंगे? मैरो कैविटी ना कहकर उसको अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी बोन मैरो। और ये जो बोन मैरो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक रेड बोन मैरो और एक विलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो हड्डियों के शीर्ष वाले पार्ट में पाए जाएंगे और विलो बोन मैरो हड्डियों के नीचे वाले पार्ट में पाए जाएंगे। और रेड बोन मैरो में एक स्पेशल तरह की कोशिका बनती है जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिका। तो याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिका किस बोन मैरो में? तो रेड बोन मैरो में।
और उसके बाद विलो बोन मैरो में WBC बनता है यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक, अब जितने भी मैमल्स हैं उसके अस्थियों देखिएगा, अस्थि को तो उसमें सूक्ष्म नालिया के नाली की तरह संरचना दिखेगी। जितने भी मैमल्स हैं उसके हड्डी में छोटे छोटे नाली की तरह संरचनाएं दिखती है जिसको हैवर्सियन नालिका कहते हैं। और ये अब इसका समझेंगे कि बोन का काम क्या है। तो ये हमारा शरीर का जो शेप है, हम ऐसे खड़े हैं तो ये शेप को बनाए रखने में कहीं ना कहीं बोन ही मदद किया है। अगर बोन नहीं होता तो हमारा शेप एकदम फुटबॉल जैसा हो जाता। सोचिए कैसा होता अगर हड्डी नहीं होता। तो हमारे शेप को बनाए रखने में हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है तो उसको बाहर से खोपड़ी को स्कल क्या किया है, कवर किया है। तो हमारे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में, जैसे ब्रेन को, लंग्स को प्रोटेक्ट करने में। और ये कैल्शियम और फास्फेट यानी फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस को ये स्टोरेज करने का भी काम करता है। तो हम लोग 4 पढ़ लिए हैं, कनेक्टिव टिश्यू के 4 प्रकार पढ़ लिए। 5वां पढ़ रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में कहेंगे तरल संयोजी ऊतक। ये तरल संयोजी ऊतक में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है ब्लड क्या है, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों इसको फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इसके मैट्रिक्स लिक्विड का होता है। इसका मैट्रिक्स किससे बना होता है, लिक्विड का, इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके मैट्रिक्स में प्लाज्मा पाए जाते हैं। प्लाज्मा के बाद और क्या क्या इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो पूछा जाएगा कि जो ब्लड है इसके मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, या पूछा जाए कि हमारा जो ब्लड है किस किस चीज से मिलकर बना है, तो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट से मिलकर बना है। ये जो रेड ब्लड सेल है और व्हाइट ब्लड सेल, इसके जो सेल होते हैं ये लिविंग होते हैं, जबकि ये जो प्लाज्मा है और प्लेटलेट है इसके सेल नॉन लिविंग होते हैं यानी जीवित नहीं होते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि जो प्लाज्मा है, हमारा जो भी ब्लड है उसके ब्लड में 55% प्लाज्मा है, बाकी ये ब्लड सेल है जैसे आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड सेल 45% है और प्लाज्मा अकेले 55% जगह वॉल्यूम को घेरा है। और ये प्लाज्मा होते हैं, इसमें कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्बुमिन जो हमारा ब्लड के प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी बाहरी जो भी संक्रमण होंगे यानी जो भी इंजरी आएंगे तो उससे लड़ने का लिए एंटीबॉडी बनाता है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फाइब्रोनोजेन ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो प्लाज्मा में 3 तरह की कोशिका, एल्ब्यूमिन जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ग्लोब्यूलिन जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो संक्रमण से रोकने में मदद करता है, फाइब्रोनोजेन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब हम लोग समझते हैं आरबीसी का काम। आरबीसी में एक तरह के कोशिकाएं होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी में लाल वर्णक पाया जाता है, रक्त में जो आरबीसी है, रक्त की जो कोशिकाएं हैं उसमें लाल वर्णक पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये क्या करता है, आरबीसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य पूछा जाए तो ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करना। और आरबीसी में ही एक तरह के लाल वर्णक पाए जाते हैं जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून का रंग लाल होता है। और याद रखिए कि आरबीसी की संख्या कोशिकाओं में बहुत ज्यादा होती है, ब्लड में आरबीसी की संख्या ज्यादा नंबर में होती है। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यूबीसी क्या है, तो जितने भी जो बीमारी होते हैं उससे लड़ने में मदद करता है। एंटीटॉक्सिक किसी भी जहरीले प्रभाव के असर को कम करने में ये डब्ल्यूबीसी मदद करता है। कोई भी संक्रमण से लड़ने में हमें डब्ल्यूबीसी मदद करता है व्हाइट ब्लड से। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्लेटलेट्स का काम। तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त को थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त को थक्का बनाना। अब इसमें ब्लड हम लोग देख चुके हैं, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है 2 तरह के, एक फ्लूइड ब्लड है और एक लिम्फ है। लिम्फ को समझते हैं। लिम्फ में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, लिम्फ में रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते हैं। और क्या नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा लिम्फ में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो केवल डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। और ये एंटीबॉडी बनाते हैं। यहाँ पे ही व्हाइट ब्लड सेल का काम बता दिए हैं कि क्या है, संक्रमण से लड़ने में मदद, संक्रमण को रोकता है। ठीक, ये पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। ये भी जो ब्लड है, पूरा ब्लड का ही काम है न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना। और पूछा जाए कि रक्त कहाँ होंगे, तो हमारे ब्लड वेसिल में, रक्त नालिका में, आर्टरीज में होंगे, वेन में होंगे और कैपिलरीज में ही ब्लड रहेंगे। ठीक, और समझते हैं तंत्रिका, यानी लास्ट है, हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट चौथा है तंत्रिका टिश्यू, नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं। और ये जो तंत्रिका तंत्र है किस किस चीज से मिलकर बना है, तो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बना है, तंत्रिका ऊतक बना है। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं, तंत्रिका तंत्र है, ये जो जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है,
यानी तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटी कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है उस कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन का ये जो तंत्रिका तंत्र टोटल है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, इसका काम क्या है? तो जो संवेदना है उसको शरीर के हर एक पार्ट में पहुंचाना। जैसे यहाँ पे आप पिंच करिएगा तो यहाँ से जो संवेदना है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे दर्द हुआ का महसूस हुई है, जल्दी से हमारे पूरा शरीर में नर्व्स फैले हैं, ये ब्रेन को भेज देते हैं और ब्रेन इस पे एक्शन लेता है। तो संवेदना को शरीर में पहुंचाना, कुछ भी होगा तो जल्दी से दिमाग को भेज दिया जाता है नर्व्स के द्वारा कि ये काम हुआ है, तो वो जल्दी से उस पर एक्शन लेगा। तो ये तंत्रिका तंत्र का ये काम है। और ये याद रखिएगा कि जो तंत्रिका तंत्र है इसमें जो न्यूरॉन होते हैं इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी दिमाग पे एक बार चोट लग जाएगा और उसकी कोशिकाएं मर जाएगी तो वो कभी भी सेल डिवीजन नहीं करेगी, इसलिए दिमाग पे चोट लगने के बाद आदमी की जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन कोशिकाओं में सेल डिवीजन नहीं होता है। तो हम लोग एनिमल टिश्यू पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे हम लोग कल देखेंगे दूसरे वीडियो में अलग चैप्टर। और इसके पहले अगर आप लोग पादप वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्लांट टिश्यू नहीं देखे हैं, तो जरूर आप लोग जाकर देखिए। धन्यवाद।